जी, एम्प्लॉय शेयर स्कीम जी, सबसे पहले आप मुझे हाईलाइट करें जी एम्प्लॉय शेयर स्कीम के बारे में। जो सेक्शन 14 है, जो बेसिकली बेनिफिट के तौर पे एम्प्लॉय का है, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप मुझे बता दें। हाँ जी, बताएं मिस साहब, बोले पहले। सर एम्प्लॉय शेयर स्कीम में ये है कि अगर आपको आपका एम्प्लॉय को शेयर देता है या राइट ऑप्शन देता है या ऑप्शन देता है तो उसके लिए अप्लाई होता है। जिसके लिए सबसे पहले ये है कि जब एम्प्लॉयर आपको शेयर दे रहा है तो एट द टाइम ऑफ जब आपको शेयर ट्रांसफ़र होगा तो एट द टाइम ऑफ जब आपको ऑप्शन बेनिफिट मिल जाएगा तब वो आपकी सैलरी में ऐड होगा। और अगर वो शेयर ऑप्शन है तो फिर जब आप उस शेयर ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे या उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो तब एक्सरसाइज होगी। ठीक है। और अगर इस पर कुछ लिमिटेशंस लगी हुई हैं कि लिमिटेशन है कि आप इतने टाइम तक इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो फिर आपके पास रूल आता है कि अर्लियर ऑफ डिस्पोजल या फिर आपने जब वो एक्सरसाइज कर ली आपके पास वो लिमिटेशन खत्म हो जाएगी और आप उसको एक्सरसाइज कर लेंगे तो तब करेंगे। अच्छा, तो अगर लिमिटेशन ना हो तो फिर क्या होगा? एट द टाइम जब आपको बेनिफिट आप अवेल कर लोगे या आपको शेयर ऑप्शन मिल गए सॉरी आपको शेयर्स मिल गए या आपने वो शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिए या डिस्पोज ऑफ कर लिए तो तब आप तो वो आप जो एम्प्लॉय का बेनिफिट निकालेंगी, वो निकालेंगी कैसे आप? जो फेयर मार्केट ऑफ वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन और शेयर माइनस रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय। अच्छा, और फेयर मार्केट वैल्यू कहाँ से आएगी? जो मार्केट में प्रिवेल कर रही मार्केट में प्रिवेल या पेपर में गिवन होगी या अदरवाइज फिर आपको डिटरमिनेट करनी पड़ेगी। वैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू होती नहीं है, वो आपके एसेट्स की वैल्यूएशन करके उस हिसाब से निकाली जाती है। तो कुछ लोग ब्रेकअप वैल्यू ले लेते हैं, कुछ मार्केट वैल्यू, पर पेपर में बहरहाल वो आपको देगा, तो वो आपको ये भी चीज़ में रखेगी। अच्छा, अब आप इसकी वो बेनिफिट कैसे निकालेंगी? मतलब डबल एंट्री क्या होगी इसकी? शेयर जो होगा जो सैलरी इनकम में जाना Yes, है sir. उसकी डबल एंट्री कैसे होगी? like मसलन अगर 100 रुपए का शेयर yes, sir. आपको 80 रुपीज का मिला है, तो 100 रुपये जो शेयर डेबिट और सॉरी सैलरी इनकम क्रेडिट और जो कैश क्रेडिट कितने से? जो अगर आपको 100 रुपये का शेयर 20 रुपये में मिला है तो 20 रुपये आपकी कैश में चला जाएगा और 80 रुपये आपकी इनकम में तो जाएगा। 100 रुपए का शेयर अगर 20 रुपीज का मिला तो 80 रुपए बेनिफिट है। Yes, sir. अच्छा, और अब अगर आप इसको मिस आगे बेचते हैं शेयर्स को, तो क्या करेंगी आप? थोड़ा ये फिर आपका कैपिटल गेन होगा। अब जब अगर अगर आप इसको ज़्यादा प्राइस पे बेचते हैं तो फिर आपको कैपिटल गेन होगा और उस कैपिटल गेन में से आप जो है अपने शेयर मतलब कैश आपका डेबिट हो जाएगा और जो आपने शेयर बेचा है वो क्रेडिट हो जाएगा और जो आपने अपना बेनिफिट सैलरी में ऐड किया था वो भी साथ क्रेडिट हो जाएगा, वो कॉस्ट पूरी होगी। अच्छा, तो ये कैपिटल गेन होगा, जी सर। तो कैपिटल लॉस भी हो सकता है अगर प्राइस कम हो जाए तो? लॉस हो सकता है। लॉस भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है, तो ये आपका ये बेनिफिट है एम्प्लॉय का। Yes, sir. अच्छा, आप दोनों से सवाल है, ये जो एम्प्लॉय शेयर स्कीम है ये एम्प्लॉय को दी क्यों जाती है? उसका परफॉर्मेंस की बेस पर उसे दी जाती है और ताकि वो ज़्यादा बेहतर काम कर सके और मतलब इस तरह से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा और कंपनी में भी बेहतरी तो आएगी। उसको क्या बेनिफिट है एम्प्लॉय को? उसको शेयर्स मिल जाते हैं, उसको डिविडेंड और सैलरी दोनों चीजें उसके पास जी आएंगी। सर। अच्छा, चले, अब आपका परक्विजिट सेक्शन 13 जी सर। 13 के बारे में आप वन बाय वन करके तो आप इस पे कमेंट करना शुरू करें कि आप इसके बारे में क्या आपको समझ आई है। 13(1) क्या कहता है, सीक्वेंस में जाए ना, ताकि जब लोग सुन रहे होंगे तो उनको भी चेक करने में आसानी रहे। तो 13(1) अगर कहती हैं बात मेरे सामने है तो आप इसके बारे में कमेंट क्या करेंगी वो बताएं। सर इसमें कह रहा है कि जो परक्विजिट एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को वो आपके सेक्शन 12 में यानी कि सैलरी में ऐड किए जाते हैं। तो चाहे आपके कैश में हो या इन केस हो तो वो फिर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो होती है वो डिटरमाइन करके उसको ऐड किया जाता है। उसको ऐड किया जाता है। ये पहला आपका प्रिंसिपल है जो परक्विजिट्स में आया आपके पास। इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है जी? कि ये जो 13 है वो सी और डी पे अप्लाई नहीं होता। COD 12 का COD जो सबसेक्शन 2 का है, और वो क्या है? अगर आप रीइंबर्स कर रहे हो कोई एक्सपेंस तक कि जो आप एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे किया था और वो उसको रीइंबर्स कर रहे हो तो वो बेनिफिट नहीं है ना Benefit बेसिकली नहीं है। उसका, वो तो ऑफिशियल परफॉर्मेंस के लिए हो गया। अच्छा, चले, और इसका सबसेक्शन 3 क्या है जी? मोटर व्हीकल के बारे में है। वो क्या कहता है? तो कहते हैं कि अगर आपको आपका एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉयर कोई मोटर व्हीकल देता है वो उसे पार्टली या होली अपनी प्राइवेट यूज़ करता है तो उसका जो वो होगा जो कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट जो होगी वो डिटरमाइन करके
तो उसका क्या करना सैलरी है? में ऐड करेंगे। कितना? वो फिर एक जो उसने अपने प्राइवेट यूज़ किया होगा तो परसेंटेज है कोई? लेकिन यहाँ पे रूल नहीं पढ़ा आपने? जी सर, अगर आपको होली फॉर द प्राइवेट पर्सन है वो उसके लिए तो 10% 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल। ये सर, अगर बिजनेस और प्राइवेट दोनों पर्सनल दोनों है तो 5%, और अगर सिर्फ बिजनेस के लिए तो 0%। तो 0% है। तो ये कॉस्ट ऑफ एसेट किधर से आएगा? जो जो एम्प्लॉयर को पड़ी है। ये सर, और लीज के केस में क्या होगा? जो अगर वो लीज की गाड़ी लेके देता है आपको तो तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ जो व्हीकल है, जो कि एक्सक्लूडिंग मार्कअप प्राइस होगी, उस वैल्यू का 5 या 10 या 0%, ठीक है। और अगर वो आपको गाड़ी ही आपके नाम कर दे तो क्या होगा? फिर उसकी कॉस्ट एट द टाइम ऑफ जो आपने ट्रांसफर करते हुए जो कॉस्ट थी वो वाली कॉस्ट उसकी कॉस्ट के फेयर मार्केट वैल्यू। नहीं सर, जो फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ वो थी ट्रांसफर और थी। मैंने गाड़ी आपको एम्प्लॉयर ने आज दे दी, नहीं सर, उसकी फेयर मार्केट उसको कॉस्ट पड़ी थी 10 लाख, नहीं सर, मार्केट में 15 की है, तो 15 की तो 15 लाख एम्प्लॉय की सैलरी में हो कौन सी सैलरी। चले आपके 3 हो गए, सबसेक्शन 3। 4 है जी डोमेस्टिक और जो आपके असिस्टेंट और जो सर्वेंट्स है वो अगर आपको अच्छा 4 पहले देख लें। सर 4 ओमिटेड है 5 है। अच्छा तो सीधा 5 आ गया ना फिर। Yes, sir. तो 5 में जो डोमेस्टिक असिस्टेंट और सर्वेंट्स हैं उनको कैसे एम्प्लॉय की इनकम में जमा किया जाएगा? जो उसकी कॉस्ट फेयर वैल्यू होगी उतनी उसको ऐड किया जाएगा, रिड्यूस बाय किसकी फेयर वैल्यू? मतलब कि जो उस सर्विस की जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट करें ड्राइवर दिया या आपको, तो ड्राइवर की जो कॉस्ट होती है, ड्राइवर एक फेयर मार्केट वैल्यू में जो आपको ड्राइवर कॉस्ट करेगा वो रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय, और अगर कुछ भी नहीं देगा और सारा एम्प्लॉयर तो तो फिर सारा ऐड सारा हो add जाएगा। सिंपल हो गया ये। अच्छा चले जो सब सेक्शन 6 है 13 का, वो यूटिलिटीज के बारे में। जो यूटिलिटीज जितनी आपको जिसके वो लाइक गैस या बिजली या पानी आपको प्रोवाइड कर रहा है तो उसका जो बिल होगा वो लाइक अगर वो एक तो बिल पे बाय हो रहा है एम्प्लॉयर के तो एम्प्लॉय वो कॉस्ट ऐड हो जाएगी, और अगर वो बिल नहीं प्रोवाइड हो रहा बल्कि वो एक सोसाइटी है जिसमें से वो उनको बिल वो दे रहे हैं तो फिर उसकी कॉस्ट ऐड हो जाएगी, और अगर मैं कुछ प्रोपोर्शन एम्प्लॉय बियर कर रहा है तो तो फिर वो रिड्यूस हो जाएगी। प्रोड्यूस हो जाएगा उस एक्सटेंट तक। लो जी 7 आपका लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई है। इसके बारे में कल डिटेल में तो बात होगी थी, लेकिन अगर आप शॉर्ट करना चाहें 4-5 पॉइंट बताएं ताकि क्लोज हो जाए। हाँ जी मिस आप बोलना चाहोगी? सर अगर आपको आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई लोन देता है और उसके ऊपर उसे कोई प्रॉफिट नहीं लेता, मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता, जो कि बेंचमार्क है, बेंचमार्क हमारे पास 10% है, वो उस पर वो नहीं लेता, तो वो जो 10% इंटरेस्ट है वो उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। और ठीक है। अगर और कितना लोन हो? लोन 1 मिलियन हो उसके बराबर 10 या ज्यादा? मिलियन से ज्यादा ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर आपका बेंचमार्क फिर 10% बेंचमार्क होता है, 10% वरना है। ये और अगर आपको वो 4% पे देता है 4% पे देता है तो फिर आप 10 माइनस 4 6 करके तो 6 सैलरी में ऐड करते अच्छा अगर रेट ऑफ मार्कअप 10% या उससे ज्यादा हो तो फिर कुछ ऐड होगा एम्प्लॉय की इनकम में? नहीं, नहीं। और अगर लोन की अमाउंट 10 लाख के बराबर या कम हो तो तो फिर भी नहीं तो फिर भी नहीं होगा। ये बेंचमार्क किसने फिक्स किया? स्टेट बैंक ने कि एफबीआर ने? स्टेट बैंक नहीं, एफपीआर में सर। ये तो ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा हुआ, ठीक। फेडरल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है उन्होंने फिक्स किया हुआ, इसका आपके मार्केट के साथ कोई लेना देना नहीं। अच्छा फिर आ गया आपका एक और भी 8 के, अगर आप वो लोन लेके उससे आगे एसेट क्रिएट कर लेते हैं ये सर, तो फिर आपको ये इंटरेस्ट वाली ये वाली प्रोविजन नहीं लगती कि आपने बेंचमार्क ऐड पे करना है, वो फिर आपको फ्री भी देगा तो फिर आपकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। नहीं ऐसे नहीं। नहीं आपने उल्टा पढ़ लिया। अगर आप मुझसे आपने पैसे लिए, अब गौर से सुनना, आपने मुझसे लोन लिया, आप एक तो यह है कि आप 12% दे रही है, तो वो जो मार्कअप होगा तो आगे आप एसेट जो क्रिएट किया उसकी इनकम टैक्सेबल है तो ये मार्कअप उधर माइनस हो जाएगा, लेकिन बेंचमार्क से कम किसी सूरत में नहीं होगा। मसलन आपने लिया 4% पे या 6 इनकम में गया तो 10 आपको मिलना ही मिलना है। तो ये ज़हन में आपने रखना है कि वो लोन जो विद इंटरेस्ट है या विदाउट इंटरेस्ट है 10% से नीचे नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर अगर गया तो एक्चुअल वाला आप उसमें से माइनस कर सकते हैं। 8 हो गया। 9 आपका है ओब्लिगेशन, अगर आपका एम्प्लॉयर पे कर देता है जैसे तो वो जितनी अमाउंट वो एम्प्लॉयर पे करेगा तो क्या बनेगा? वो भी आपकी इनकम बन जाएगी। अच्छा चलो एक मिनट मैं इसको क्या ही देता हूँ। हेलो। अच्छा फिर अगर आपका ओब्लिगेशन या आपके बिहाफ पे कोई
वो डिस्चार्ज कर देते हैं, तब भी यही सूरत हाल है। Yes, sir. तो 9 भी 10 भी कवर कर लिया आपने। 11 जो है सर्विसेज वाला, अगर कोई सर्विसेज वो ट्रांसफर करते हैं आपको, तो फिर क्या करेंगी आप? प्रॉपर्टी या सर्विसेज ऐड ट्रांसफर करेगी तो उतनी अमाउंट आपकी उसकी जो अमाउंट होगी वैल्यू कौन सी अमाउंट? फेयर मार्केट वैल्यू, वो बहुत ज़रूरी है। ये बार बार फेयर मार्केट वैल्यू के अंदर आ जाता है, ताकि आप उसको कम रेट पे स्टेट को वो ना करें कि जी ये कर सके, एक्चुअल वैल्यू जानी चाहिए। अच्छा, अब अगर आपका एम्प्लॉयर सेक्शन सब सेक्शन 12 में आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है या हाउस रेंट अलाउंस देता है, तो उसका पेपर में या आपको क्या पता है उसके बारे में, क्या करेंगी आप? सर उसकी कैलकुलेशन के लिए होता है कि हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी और द एक्चुअल जो आपने किया विच एवर इज हायर हायर, क्या होगा? वो सैलरी में ऐड होगा। सैलरी में ऐड हो जाएगा। और रिमोट एरिया में क्या होगा? अगर वो नहीं आपको आइडिया तो 45% नहीं, रिमोट एरिया में 30% हो जाएगा 45% की जगह पे, क्योंकि रिमोट एरिया में रेंट कम होता है, 30% है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा तो बेसिक सैलरी या एमटीएस, MTS मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। बेंचमार्क आपको इसका पता लग गया, सर्विसेज उन्होंने डिफाइन की हुई है, तो ये आपका पूरा हो गया। तो 14 और 30। अच्छा, 12 को 2 लाइनों में डिफाइन कर दें बस। 12 किसके बारे में था? 12 वो एम्प्लॉयर मोटा मोटा जो सिर्फ सैलरी देता है सैलरी देता वो है, एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट आपको देगा। ये सर तो तो वो 12 जैसे बोनस है, फी है, कमीशन है, ये सर जो भी आएगा वो सारे का सारा जो है वो आपकी इनकम बन जाएगा। ये सर एक मिनट, अभी कोई बात नहीं। अच्छा, सो अच्छा, बेनिफिट अब वो क्या क्या दे सकता है जी? बोनस, बोनस फी। रेम्युनरेशन फी। अच्छा, एम्प्लॉई को कमीशन भी दें तो सैलरी भी आता है, सर वो एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो नाम जो मर्जी रख लें वो तो वो salary- सैलरी ही रहेगा। अच्छा, और कमीशन भी इधर ही आएगा। अच्छा, ठीक। अच्छा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जिससे पता लग जाता है कि ये एम्प्लॉई है? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट जो आपका हुआ होगा उससे पता लगेगा, ठीक है। तो सैलरीड पर्सन टैक्स में किसको कहा जाता है? जिसकी सैलरी टोटल टैक्सेबल इनकम के 75% एक्सीड करे। टैक्सेबल सैलरी इनकम टोटल टैक्सेबल इनकम के 75% से एक्सीड कर दे तो क्या बन जाता है वो? सैलरी परसेंट तो उसको फायदा क्या हुआ? उसके रेट डिक्रीज उसका रेट कम है सैलरी का, नॉन सैलरी का ज्यादा है। कितनी इनकम तक 0% टैक्स है? 6 लाख 6 लाख। मैक्सिमम रेट क्या है सैलरी पे? 35 35%। ठीक हो गया। अच्छा, क्या सैलरी के अगेंस्ट कोई एक्सपेंसेस माइनस होते हैं? नहीं होते। अच्छा, और सैलरी के अगेंस्ट कोई लॉस एडजस्ट हो सकता है? नहीं वो भी नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने एरियर के बारे में बात की, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात की, तो वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर शेयर कर दी थी। आपने कोई सवाल तो नहीं करना? ठीक है, इसको फिर आज के लिए इतना ही जी, अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।